हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, हियर इज़ आनंद सर, योर बायो क्लास टीचर। एंड आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा पहले के ही टॉपिक का आगे का कंटिन्यू हो रहा है, जिसमें चैप्टर का नाम था चैप्टर 10 कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न यानी कोश का विभाजन। ठीक है ना, सेल साइकिल यानी सेल डिवीज़न। ठीक है ना, इसमें हमने जो पहले टॉपिक पढ़े थे आपको याद होगा, कोश का साइकिल यानी सेल साइकिल के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था फेसेस ऑफ सेल साइकिल्स की, जो हमारे सेल साइकिल्स की जो फेसेस होती हैं, जो प्रावस्था होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। इसमें मैंने आपको इंटरफेस के बारे में बताया, माइटोसिस फेस के बारे में बताया, फिर मैंने आपको G1 फेस, एस फेस के बारे में भी बताया है, G2 फेस के बारे में बताया। इसमें थोड़ा सा मैं और आपको कंटिन्यू करा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए। काफ़ी दिनों बाद ये क्लास हो रही है हमारी। G1 फेस रिप्रेजेंट्स द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इंटेंशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन, यानी DNA रेप्लिकेशन, DNA प्रतिरूपण एवं माइटोसिस के बीच में जो हमारा एक समय लगता है, हम उसको हम अंतराल कह सकते हैं। तो हम उस चीज़ को बोलते हैं G1 फेस। ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं? G1 फेस बोलते हैं। G1 फेस को हिंदी में बोल सकते हैं पश्चसूत्री अंतरकाल प्रावस्था। कौन सी? पश्चसूत्री अंतरकाल प्रावस्था। मैं लिख देता हूँ, पश्चसूत्री अंतरकाल प्रावस्था। ध्यान रखना है, प्रावस्था विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? G1 फेस रिप्रेजेंट द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इंटेंशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। सेल इज कंटिन्यूसली एक्टिव एंड ग्रो इन साइज। इस दौरान यानी इस टाइम इंटरवल में सेल लगातार एक्टिव होता है, अपनी सारी एक्टिविटीज़, अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करता रहता है और साइज में ग्रो होता रहता है। इंटरफेस के बारे में बात करेंगे तो इंटरफेस हमारा जो होता है उसमें मैंने आपको बता दिया, एक तो G1 फेस होता है, गैप 1, S फेस यानी सिंथेसिस, और उसके बाद G2 फेस यानी गैप 2 यानी पश्चसूत्री अंतरकाल प्रावस्था, ये G1 हो गई। उसके बाद संश्लेषण प्रावस्था, सिंथेसिस वाली बताई है। और तीसरा वाला पूर्व सूत्री विभाजन अंतरकाल प्रावस्था, पूर्व सूत्री विभाजन अंतरकाल प्रावस्था। इसमें आगे का देखिएगा, ड्यूरिंग सिंथेसिस फेस रेप्लिकेशन और सिंथेसिस ऑफ DNA टेक प्लेस एंड अमाउंट ऑफ DNA गेट डबल्स पर सेल। अब इस ड्यूरिंग सिंथेसिस फेस में क्या होता है? जब DNA का प्रतिरूपण होता है और DNA बनता है, तो DNA का जो मटेरियल होता है वो लगातार डबल हो जाता रहता है। ध्यान रखना है। ड्यूरिंग G2 फेस के बारे में मैंने आपको बताया, पूर्व सूत्री विभाजन अंतरकाल प्रावस्था। ठीक है, ड्यूरिंग G2 फेस प्रोटीन इज सिंथेसिस्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। G2 फेस में प्रोटीन सिंथेसिस होता है जिससे माइटोसिस का निर्माण होता है। इन अडल्ट एनिमल्स सम सेल्स डू नॉट डिवाइड। कुछ अडल्ट एनिमल्स में सेल कुछ डिवाइड नहीं होते हैं, डू नॉट डिवाइड। ठीक है, मे डिवाइड ऑकेजनली, और जो या तो वो डिवाइड होते भी हैं तो ऑकेजनली होते हैं। दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर एंड एग्जिस्ट द G1 फेस। ये जो सेल्स होते हैं अपने आप डिवाइड नहीं होते हैं और G1 फेस में एंटर कर जाते हैं इन एक्टिव स्टेज यानी हम उसका कहते हैं अक्रिय प्रावस्था में कह सकते हैं। जैसे बोलते हैं हम क्विसेंट स्टेज और जियो ऑफ द सेल। क्विसेंट स्टेज यानी G0, क्या बोलते हैं? G0। ध्यान रखना है, G0 मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें हमारा जो सेल होता है वो इनएक्टिव स्टेट में यानी अक्रिय अवस्था में एंटर करता है। इन एनिमल्स मायोटिक डिवीजन is present in only somatic diploid cells, but in plants it is seen in both haploid and diploid cell। अब एनिमल जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो ये सिर्फ सोमेटिक डाइप्लॉइड सेल्स में होता है, लेकिन जब प्लांट्स में होता है, पौधों में होता है, तो ये हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड दोनों प्रकार के सेल में देखने को मिलता है। समझ में आ गया ना आप लोगों को? G0 को मैं हिंदी बता दूंगा आप लोगों को, शांत अवस्था भी बोला जाता है। शांत अवस्था ध्यान रखना है, बिल्कुल आप लोग भूलते जाते हैं, इसलिए आपको इसे रखना है कि इसे हम शांत अवस्था भी बोलते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे तो हमारे लिए मेन चीज़ जो आती है कि माइटोसिस सेल डिवीज़न इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीज़न। जो माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है हम इसको इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम इन पेरेंटल एंड प्रोगेनी सेल्स।
यानी जो डॉटर सेल होती है और जो उसकी पेरेंटल सेल होती है, दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपस में कैसे रहते हैं, बराबर रहते हैं, इसलिए हम इक्विशेरियल डिवीज़न भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारी माइटोसिस जो होती है ये कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है, द मोस्ट ड्रामेटिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल। इसमें क्या होता है, माइटोसिस 4 चीज़ों में टूट जाता है, प्रोफेस पूर्वावस्था, फिर मेटाफेस मध्यावस्था, एनाफेस यानी पश्चावस्था और टेलोफेस यानी आपका अंत्यावस्था। इसमें जो प्रोफेस होता है, प्रोफेस इज द फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस फॉलोड बाय अ G2 फेज। प्रोफेस जो होता है वो फर्स्ट फेज होता है माइटोसिस का, जिसे हमने बोला है पूर्वावस्था। लिख लीजिएगा ध्यान से, पूर्वावस्था, ध्यान रखना है, पूर्वावस्था लिखा हुआ है। प्रोफेस इज द फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस फॉलोड बाय G2 फेज। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग इवेंट्स। इसमें फॉलोइंग इवेंट्स होते हैं, देखिए कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल्स। इसमें जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है यानी जो क्रोमोसोम पदार्थ होता है, क्रोमोसोम्स पदार्थ जो होते हैं वो संघनित होना चालू होते हैं, संघनित होना प्रारंभ होते हैं, ध्यान रखना है। कंडेंसेशन लिखा हुआ है इसलिए। दूसरा दिया है मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स जो होते हैं, सेंट्रियोल्स आप अलग अलग ध्रुवों पर मोशन करने लगते हैं, यानी अलग अलग ध्रुवों की तरफ जाकर मोशन करने लगते हैं टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। एट द एंड ऑफ प्रोफेस, अब प्रोफेस के एंड में देखा जाए, जब प्रोफेस हमारा एंड होने वाला होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER को मैंने आप लोगों को बताया था 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है SER और एक होता है RER। SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एट द एंड ऑफ प्रोफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के ऊपर चढ़ी हुई परत, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस डिसअपीयर हो जाते हैं। क्या होते हैं, डिसअपीयर रहते हैं, ध्यान रखना है। तो ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बिल्कुल मुझे बताएं। इसके बारे में मैं हिंदी में भी भेज सकता हूँ आप लोगों को, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।